नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री मेंटोर्स पर। आज के इस एग्रीकल्चर करंट अफेयर और एग्री बुलेटिन सेशन के अंदर हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए समझना, जानना और इसके साथ जुड़े हुए जो तथ्य हैं उन सभी को समझना बहुत ज़रूरी है। खासकर अगर आप एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं या आप एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं और कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जापान के द्वारा हमारे भारत के ऊपर आमों के निर्यात को लेकर, या ये कह सकते हो जापान में आम के आयात को लेकर एक प्रतिबंधन लगा दिया गया है, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, बैन लगा दिया गया है। और ये बैन 20 साल बाद लगाया जा रहा है। इससे पहले भी 1986 के अंदर बैन लगाया गया था, लेकिन 2006 में हटा लिया गया था। तो आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि ये बैन क्यों लगाया गया है, इसके पीछे क्या रहस्य है, और साथ में ऐसी हमारे देश के अंदर क्या खामियां हैं जिसके चलते बार बार अलग अलग देशों के द्वारा, चाहे अभी आपने सुना होगा चाइना के द्वारा हमारे देश में राइस को वापस भेज दिया गया। इससे पहले यूएई और बाकी कंट्रीज के द्वारा भी चावल को हमारे देश में वापस भेज दिया गया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स का कंटेमिनेशन देखने को मिला था। तो अलग अलग देशों के द्वारा बहुत बार हमारे देश में फूड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वापस भेज दिया जाता है, और उनमें कारण रहता है कि जो आपका मानव स्वास्थ्य है उसको लेकर वहां की कंट्रीज के द्वारा जो पैरामीटर फॉलो किए जाते हैं उन पैरामीटर्स को हमारे देश के द्वारा फॉलो नहीं किया जाता, और उसी के चलते वो प्रोडक्ट वापस हमारे देश में आ जाते हैं। तो अब देखो, यहां पर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो आपको बता देना चाहता हूं कि जापान के द्वारा भारतीय आम के ऊपर बैन लगाया गया है, और उस बैन का कारण बताया जा रहा है कि जब जापानीज कंपनीज के द्वारा, टीम के द्वारा हमारे देश में जो इंस्पेक्शन किया गया तो उस इंस्पेक्शन में कुछ खामियां पाई फ्यूमिगेशन और डिसइंफेक्शन मेजर्स के अंदर, या इंडियन ट्रीटमेंट जो आपका फॉलो किया जा रहा था। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जैसे आपकी फसल की कटाई हो जाती है, खासकर जो फ्रूट क्रॉप्स होते हैं या वेजिटेबल क्रॉप्स होती हैं, तो उनको कटाई के बाद उसके बाद हम उनको स्टोर करते हैं या फिर उनकी पैकेजिंग करते हैं। लेकिन स्टोरेज और पैकेजिंग करने से पहले उनमें कुछ डिसइंफेक्शन प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। जैसे मान के चलो कि भाई अगर उस फल में या फ्रूट में किसी प्रकार का कोई इंसेक्ट के स्पोर्स हैं या उनमें कोई जो फंगस बैक्टीरिया उनके स्पोर्स हैं, तो उनको ख़त्म कर दिया जाए ताकि उस फल में बीमारी ना आए और उसका कलर जो है वो यूनिफॉर्म रहे, और साथ में उसके अंदर किसी प्रकार का और जो है कंटेमिनेशन ना हो सके, ताकि फल खराब ना हो, और साथ में जो मानव स्वास्थ्य है उसके लिए भी उसको हानिकारक ना हो। तो अब इसके चलते क्या है कि हमारे मैंगो के अंदर एक फ्रूट फ्लाई का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये फ्रूट फ्लाई को लेकर क्वारंटाइन मेजर्स जो हैं वो बार बार अलग अलग कंट्रीज के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। तो हमारे देश के अंदर फ्रूट फ्लाई का अटैक बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता है ना कि मैंगो के अंदर आपके वेपर हीट ट्रीटमेंट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट और आपका इरेडिएशन प्रोसेस, इनको फॉलो किया जाता है। तो इसमें जापानीज कंपनी के द्वारा मानपुर जो आपका यूपी के अंदर एक वेपर हीट ट्रीटमेंट प्लांट है, तो वहां पर इंस्पेक्शन के अंदर ये गड़बड़ियां पाई गई, और पाया गया कि जो वेपर हीट ट्रीटमेंट इसमें प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है वो सही तरीके से उसमें नियम को, या जो आपका जापानीज स्टैंडर्ड्स और रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, या उन स्टैंडर्ड्स को वो मीट नहीं करते हैं। तो इसी के चलते ये बैन आपका लगाया गया है। बता देना चाहता हूं कि वेपर हीट ट्रीटमेंट क्या होता है। तो वेपर हीट ट्रीटमेंट में होता क्या है कि एक प्रकार से गर्म हवा और नमी का एक मिक्सचर जो है उस पूरे के पूरे, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंटेनर के अंदर आपके मैंगो रखे गए हैं, तो वहां पर एक नमी का और मैंने क्या कहा गर्म हवा का मिक्सचर जो है वो कुछ समय के लिए आपका जो है प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसके चलते उस फ्रूट की जो ऊपर की लेयर होती है उसमें आपका जो हीट ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, या ये कह सकते हो कि उस पल्प में टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसके चलते अगर किसी प्रकार की फ्रूट फ्लाई का कोई स्पोर या इंसेक्ट एग वहां पर प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा, और उसके चलते उस फ्रूट में आपकी गड़बड़ी नहीं आएगी। दूसरा, अगर ये वेपर हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके चलते एक तो हमारा जो फ्रूट होता है उसका यूनिफॉर्म कलर देखने को मिलेगा, उसमें जो अंदर से पल्प कई बार सॉफ्ट हो जाता है या फिर ये कह सकते हो कि खराब हो जाता है, तो वो नहीं होगा। और इस प्रकार की प्रॉब्लम से बचने के लिए ये वेपर हीट ट्रीटमेंट एक सूटेबल ट्रीटमेंट आपका कंसीडर किया जाता है, और इंटरनेशनली भी इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। बता देना चाहता हूं कि इसमें क्या होता है कि 46 से 48 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 4 घंटे के लिए आपका जो टेम्परेचर है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, और उसके बाद में आपका लगभग 85 से 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर मैंगो को आपका 12.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर आपका कूलिंग के लिए स्टोर कर दिया जाता है। देखो यहां पर क्या रहता है ना, पहले वेपर हीट ट्रीटमेंट किया जाएगा, फिर उसकी इंस्टेंट कूलिंग की जाएगी, और फिर उसके बाद उसको जो है आपका इस टेम्परेचर के ऊपर स्टोर किया जाता है, ताकि आपके फ्रूट में किसी प्रकार की कोई
कमी ना आए और फ्रूट के अंदर कोई आपकी बीमारी या फिर किसी प्रकार का कोई फंगस, किसी इंसेक्ट्स का अटैक ना हो और फ्रूट की क्वालिटी जो है वो बेहतर बनी रहे और मानव स्वास्थ्य के लिए भी वो किसी प्रकार से हार्मफुल ना हो। और ये एक नॉन केमिकल ट्रीटमेंट है ना, क्योंकि वेपर हीट ट्रीटमेंट में किसी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं किया जा रहा, केवल क्या है, गर्म हवा और नमी का मिक्सचर है जिसको इसमें उपयोग में लाया जाता है। अब बारी आती है कि हमारे देश में अब क्या प्रॉब्लम देखने को मिली, तो बताना चाहता हूं कि जापानीज इंस्पेक्टर जब वो आते हैं और मानपुर जो आपका यूपी के अंदर ट्रीटमेंट सेंटर है, तो उसमें उन्होंने देखा कि फ्यूमिगेशन जो प्रोसीजर है वो आपका इनएडिक्वेटली फॉलो किया जा रहा था। दूसरा, वीक इन डिसइंफेक्टेंट जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा था। मतलब इस प्रकार का एक ट्रीटमेंट प्लांट होता है जिसके अंदर आपके मैंगो को रखा जाता है और वहां पर ये जो नमी और तापमान का एक कंट्रोल्ड कंडीशन को उपलब्ध करवाया जाता है। तो इसके अंदर जो पेस्ट कंट्रोल कॉम्प्लायंसेस थे उनके रिगार्डिंग कंसर्न जताया उन्होंने, और साथ में उन्होंने कहा कि जापानीज जो क्वारंटाइन प्रोटोकॉल है उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है। देखो, हमारे देश के अंदर आज जो हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग जो फूड प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं, पहली बात तो उनको आपका कई बार बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो दूसरे देशों के अंदर बैन है, लेकिन हमारे देश में धड़ल्ले से उनको उपयोग किया जा रहा है। दूसरा, जब वो मार्केट में आते हैं तो उससे पहले उनका जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है या फिर फलों को पकाया जाता है तो उनमें भी बहुत सारी खामियां देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर फॉलो किए जा रहे हैं पकाने के लिए, जैसे कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। आज बैन है हमारे देश के अंदर, लेकिन फिर भी इसका उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है और ये मार्केट के अंदर उपलब्ध भी है। इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे तो फूड प्रोडक्ट जो आपके प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हम लोग कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे होटल्स, ढाबा या जो रेडी वाले जगह पर आप लोग देखोगे तो इतनी गंदगी के साथ, इतनी वाहियात तरीके से आपके अनहाइजीनिक कंडीशन के अंदर उन प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है कि जो किसी खाने के लायक नहीं है। और एक हमारे देश का जो फूड डिपार्टमेंट है वो कंप्लीटली सो रहा है। तो अब हमें कम से कम जो इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको तो फॉलो करना पड़ेगा ना, जब हम किसी दूसरे देश में भेज रहे हैं। तो वही चीज यहां पर फॉलो नहीं की गई और उसके चलते क्या हुआ कि आपका वेपर हीट ट्रीटमेंट, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया कि नॉन केमिकल क्वारंटाइन प्रोसेस है, तो इसमें प्रोटोकॉल मैनेज फ्रॉम द पेस्ट एंड इंसेक्ट, स्पेशली फ्रॉम द फ्रूट फ्लाई, एंड जापानीज फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी स्टैंडर्ड फॉर द इंपोर्टेड जो आपके फ्रूट्स होते हैं उनको जब किसी दूसरे देश से लाया जाता है तो जापानीज जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं उनको बहुत मतलब आपका रिस्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। अगर आप लोग देखोगे तो चाहे जापानीज है या चाइना है, यूएसए, जर्मनी, ये कंट्रीज अपने मानव स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और वहाँ पर इस प्रकार के रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। तो हमारे देश को कम से कम जब एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो इनको प्रॉपर चेकिंग करना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए, और किसी दूसरे देश के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनके साथ अगर हम किसी प्रकार की भी, मतलब कहते हैं ना, हमारे देश के अंदर तो देखो नेता है, सिस्टम है और आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से चल जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक दुकान 2 दिन के लिए बंद होती है, तीसरे दिन फिर चल जाती है, लेकिन उन देशों में ऐसा नहीं चलता है। अब बताना चाहता हूं कि जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन लिया गया है कि 25 मार्च 2026 के बाद जो भी मैंगो एक्सपोर्ट किया गया है उसको आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और अगर वो वहां तक जा चुका है तो वापस वो भेज दिया जाएगा। विल रिमेन सस्पेंडेड अंडर द इंडिया इंप्रूव द ऑपरेशनल स्टैंडर्ड एंड सेटिस्फाई जापानीज अथॉरिटी। मतलब जब तक इंडिया के द्वारा आपके प्रॉपर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जाएगा और जापानीज अथॉरिटीज सेटिस्फाई नहीं हो जाती है तब तक ये बैन रहेगा। मेनली कौन कौन सी वेराइटीज हैं, तो अल्फांसो, मैंगो, केसर, लांगड़ा, बैंगनपल्ली, चौसा, मलिका, ये वो वेराइटीज हैं जिनके ऊपर सबसे अधिक फर्क पड़ेगा आपके इस बैन का, और सबसे अधिक फर्क पड़ेगा आपकी केसर वेराइटी के ऊपर जो कि गुजरात से है। तो अब बता देना चाहता हूं कि मेनली यहां पर आप लोग देखोगे तो एक्सपोर्टर्स के द्वारा अब इकोनॉमिक लॉस झेलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो पैकेजिंग, जो स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी फॉलो किए हुए हैं या जिन लोगों ने एटलीस्ट उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया था तो वो भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। दूसरा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ऑलरेडी हमारे मैंगो एक्सपोर्टर्स के द्वारा जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के चलते, खाड़ी देशों में युद्ध के चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया जा रहा था, और अब एक जापानीज या ये कह सकते हो जापान के द्वारा जो बैन लगाया गया तो वो एक बड़ा और रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने जो रेफ्रिजरेटर कंटेनर्स की शॉर्टेज देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर मान के चलो मैंगो अगर एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है तो उसको हमारे देश में स्टोर करना पड़ेगा। अब स्टोर करने के लिए प्रॉपर रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। जो उन्होंने फ्राइट चार्जेस यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो बियर की है वो उनको कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ेगा। वॉर के चलते जो हाई सरचार्जेस उनके ऊपर लग रहे हैं या आपकी लॉन्गर शिपिंग जो रूट्स हैं उनके चलते ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। तो ये सारे कारण है कि जिसके चलते आपके यहाँ पर मैंगो एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम झेलने को पड़ रही है। और दूसरा, ऑलरेडी हमारे देश के अंदर मैंगो क्रॉप के ऊपर जो हीट वेव्स जो प्रॉब्लम चली थी, आप लोगों को पता है अभी बहुत सारे लंबे समय से हमारे देश के अंदर हीट वेव्स
के चलते मैंगो की फ्रूट क्वालिटी और उसके बाद कई जगह पर ओलावृष्टि के कारण भी मैंगो की फसल खराब हुई है। लोअर प्रोडक्शन है तो जो आपका कहीं ना कहीं किसानों की आमदनी को कम कर रहा है, और उसके बाद एक्सपोर्टर्स के लिए जो क्वालिटी और कहीं ना कहीं जो आपका ये एक्स्ट्रा चार्जेस यहां पर बियर करने पड़ रहे हैं, तो वो एक बड़ी समस्या यहां पर देखने को मिल रही है। अब बारी आती है कि भाई जापान जो है वो क्यों मैटर करता है। तो मैंने आपको कहा ना कि गुजरात का जो केसर मैंगो है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, और दूसरी तरफ लगभग 1.54 मिलियन का हम लोगों ने 2025 के अंदर जापान को एक्सपोर्ट किया था, या जापान के द्वारा इंपोर्ट किया गया था मैंगो को। और इंडियन, अब देखो यहां पर अगर देखा जाए तो जापान कोई बहुत बड़ी मार्केट नहीं है मैंगो के लिए, लेकिन फिर भी इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन एक बड़ा मैटर रखता है हमारे देश के लिए, खासकर जो एक्सपोर्टर या ये कह सकते हो जो निर्यातक इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए एक सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। इसके अलावा जापान ने अभी आपका मैंगो के लिए बाकी कंट्रीज को सोर्स करना स्टार्ट कर दिया है, पाकिस्तान, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, मैक्सिको। तो अब सोच के देखो कि अगर एक बार उनको दूसरी कंट्रीज में वो स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे और वहां से अगर वो मैंगो आएगा या जो भी फ्रूट आएगा, तो डेफिनेटली उनके द्वारा अब हमारी कंट्री को क्यों चूज किया जाएगा। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न बन जाता है कि भाई हम लोग किस प्रकार से उन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर पाएंगे और बाद में इन कंट्रीज के साथ कैसे कंपीट हम लोग जो है वो कर सकते हैं। अब बारी आती है जी हिस्ट्री के अंदर क्या इसकी कहानी रही है। तो ऑलरेडी 1986 के अंदर एक बैन लगाया गया था इसी फ्रूट फ्लाई के इन्फेस्टेशन के चलते, और बैन जो है वो 20 साल तक लगभग रहा था। 2006 के अंदर बैन हटाया गया था, और साइंटिफिक वेरिफिकेशंस बाय द जापानीज अथॉरिटी, ईयर ऑफ पेस्ट सर्वे बाय इंडिया एंड सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वेपर हीट ट्रीटमेंट एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट बाय द देन कॉमर्स मिनिस्टर कमलनाथ जी के द्वारा ये आपका ये कह सकते हो कि बैन को हटाने की कोशिश की गई थी, और 2006 में बैन हटा लिया गया था। ये आप लोग देख सकते हो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा इस बैन को लेकर जो एक फॉर्मल लेटर यहां पर जारी किया गया था कि भाई किस प्रकार से कितने समय तक ये बैन रहा और ये बैन कब हटाया गया था। लेकिन यहां पर बता देना चाहता हूं कि अल्फांसो, बैंगनपल्ली, केसर, लांगड़ा, चौसा, मलिका वो वेराइटीज थी जो कि आपकी उस समय जापान के द्वारा इंपोर्ट की जाती थी या आयात की जाती थी, हमारे देश से निर्यात की जाती थी। अब यहां पर उन वेराइटीज के लेकर कंसर्न था, और बाद में वापस से ये बैन हटाया गया, तो हमारे देश से ये आपका मैंगो एक्सपोर्ट किया जाने लगा। लेकिन 20 साल बाद फिर ये बैन लग चुका है, और आज की सिचुएशन ये है कि भारतीय सरकार के द्वारा बात की जा रही है कि भाई किस प्रकार से ये कंडीशंस को फॉलो किया जा सकता है। लेकिन आप लोग भी जानते हैं, निर्यातक भी बता दे रहे हैं, और हम लोग भी जानते हैं कि भाई ये अब बैन अगर एक बार उन कंट्रीज के द्वारा लगाया गया है तो डेफिनेटली वो अपने मानव स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि वो मैंगो हमारे देश के अंदर धड़ल्ले से बिकेगा और हम लोग उसको चाव के साथ खाएंगे भी, क्योंकि उसमें हमारे देश के लोगों के अंदर ऑलरेडी सहनशीलता बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है और हम लोगों को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बारी आती है भाई मेजर यहाँ पर आपके की टेकअवेज क्या है। तो डेफिनेटली हमारे देश को अब इंपॉर्टेंट जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। हमारे जो भी सेफ्टी मेजर्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं उनमें हमें इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। जो आपकी उन कंट्रीज की डिमांड है, जो उन कंट्रीज के क्वारंटाइन मेजर्स हैं, हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा। हमें अपने देश के रूल एंड रेगुलेशंस जो हम लोग घर में बैठ के बनाते हैं उनके द्वारा काम नहीं चलने वाला, और हमारे एक्सपोर्टर्स को भी, हमारे फार्मर्स को भी अब यहां पर अवेयर होना पड़ेगा कि अगर हम वाकई में इस फार्मिंग सेक्टर से इनकम को रेज करना चाहते हैं तो एटलीस्ट ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, इन केमिकल्स का उपयोग कर रहे हैं या जो भी हम लोग पैरामीटर्स फॉलो कर रहे हैं उनमें प्रॉपर आपके जो है क्वारंटाइन मेजर्स को फॉलो किया जाए, और उसके बाद में आपका हाई प्रीमियम जो क्वालिटीज हैं उनको आपका मार्केट के अंदर भेजा जाए। जैसे आपका एक्सपोर्ट, इंडियन मैंगो एक्सपोर्टर्स आर फेसिंग कंबाइंड प्रेशर फ्रॉम द एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, राइजिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड द क्लाइमेट रिलेटेड क्रॉप डैमेज। तो ऑलरेडी जो है हमारे देश के जो एक्सपोर्टर्स हैं या किसान हैं उनके द्वारा समस्याओं को झेला जा रहा है, लेकिन अब ये बैन लगाया गया, इसके चलते एक और बड़ी मार यहां पर किसानों को और निर्यातकों को झेलनी पड़ेगी, और आने वाले समय में ये मार और ज्यादा बढ़ सकती है। तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। अब बारी आती है जी अब मैंगो के बारे में। तो मैंगो आप लोग जानते हैं कि भाई किंग ऑफ फ्रूट यानी कि फलों का राजा इसको कहा जाता है, और दूसरी बड़ी सबसे बात है कि ये इंडिया हमारा जो है लगभग 45% प्रोडक्शन के साथ हम लोग फर्स्ट रैंक पर आते हैं वर्ल्ड के अंदर मैंगो प्रोडक्शन में, और बिगेस्ट एक्सपोर्टर में भी हमारा नाम शामिल है। इसके बावजूद, क्योंकि कारण ये है कि हमारे देश के अंदर जो मैंगो आपका प्रेजेंट है वो रिच फ्लेवर है, एरोमा बहुत अच्छा है, स्वीट टेस्ट है, और बहुत सारी अलग अलग 1000 से ऊपर वेराइटीज हमारे देश के अंदर है, अलग अलग शेप, साइज और कलर के साथ, और उनकी एरोमा के साथ, उनके टेस्ट के साथ। एक बात और बता देना चाहता हूं कि आज हमारे देश के अंदर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में इस मैंगो को कल्टीवेट किया जाता है, और लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस इसके लिए एक ऑन एन एवरेज या ये कह सकते हो कि क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करवाने के लिए। और मैंगो जो है वो हमारे लिए न्यूट्रिशनली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर विटामिन ए, पोटेशियम, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स ये सब प्रेजेंट होते हैं, और इसके साथ 40% डेली डाइटरी फाइबर भी आपका ये कंप्लीट एक आम जो है पूरा कर सकता है, जिससे हमारे देश, हमारे स्वास्थ्य के अंदर
कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम है उससे हमें निजात मिल सकती है, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बेहतर होता है, कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने में हेल्प करता है, और ये हमारी डाइजेशन और इम्यूनिटी को भी आपका इंप्रूव करेगा और जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की उसको भी पूरा कर सकता है। लेकिन अब बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में हमारे देश के अंदर जीआई टैग जो वेराइटीज है वो कौन कौन सी हैं, तो गिर केसर या महिलाबाद दशहरी जो कि लखनऊ से, जर्दालू भागलपुर से, मालडा आपका लक्ष्मण भोग, या हिमसागर इस वैरायटी को, फजली, बैंगनपल्ली, एपनमेडी या अल्फांसो या मराठावाड़ केसर, ये अलग अलग वैरायटीज हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है और उनकी यहाँ पर आपकी यूनिकनेस भी बताई जा रही है। तो एक बार इनको देख लेना। जैसे आपका लक्ष्मण भोग की बात करें तो इसका जो कलर होता है फ्रूट का वो एक प्रकार से अपीलिंग होता है, एंड देयर आफ्टर पल्प इज फर्म बट मेल्टिंग एंड द फाइबर इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टिंग एंड एक्सीलेंट फ्लेवर, यानी कि इसके अंदर फाइबर बहुत कम देखने को मिलता है और इसका जो मतलब मुंह में जाते ही कंप्लीटली घुल सा जाता है, तो इसकी वजह से इसको बेहतर माना जाता है। उसी प्रकार से हिमसागर की बात करेंगे तो कलर ऑफ फ्रूट इज अगेन यहाँ पर बेहतर है, और साथ में फ्लेवर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्लीजेंट एंड हैव द स्वीट टेस्ट एंड फीवर फाइबर। अगेन मतलब इसी प्रकार से जो भी अलग अलग क्वालिटीज हैं इनकी, तो उसके अकॉर्डिंग इनको जो है जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग का मतलब होता है कि भाई इंटरनेशनली उसको एक पहचान मिले और वहां से जो एक्सपोर्ट आपका है और किसानों को जो है एक अच्छा खासा प्राइस आपका मिल सके, ताकि उनको एक प्रीमियम टैग मिल जाता है और जिसके चलते मार्केट में डिमांड भी उसकी बढ़ जाती है और प्राइस भी उसको अच्छा खासा मिल जाता है। अब बात आती है कि भाई क्वालिटी मैनेजमेंट और एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आज हमारे देश के अंदर मेनली इंटरनेशनल अप्रूव्ड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज को फॉलो किया जाता है जब हमारे देश से किसी दूसरे देश में एक्सपोर्ट किया जा रहा है मैंगो को, तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट, वेपर हीट ट्रीटमेंट और इरेडिएशन फैसिलिटीज को फॉलो किया जा रहा है। तो उनमें से सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका वेपर हीट ट्रीटमेंट, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होता है। अब बारी आती है जी हॉट वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है या इरेडिएशन क्या होता है। तो इरेडिएशन में क्या होता है कि इसमें आपके फूड को मेनली आयोनाइज एनर्जी या आयोनाइज जो आपकी रेडिएशंस होती हैं जैसे कोबाल्ट या आपका कोबाल्ट 60 या केजीवाई, तो इनसे आपका एक्सपोज करवाया जाता है फ्रूट को, जिसके चलते अगर उसमें कोई बैक्टीरिया या कोई भी आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म या पेस्ट जो प्रेजेंट है वो क्या हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो किल कर दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं। एनर्जी वेव प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इरेडिएशन प्रोसेस फिजिकली ब्रेक द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ पेस्ट डीएनए एंड किलिंग और स्टरलाइज देम, मतलब आपके फ्रूट को कंप्लीटली स्टरलाइज कर देता है और उसमें किसी प्रकार के कोई पेस्ट या फिर उसका जो एक प्रकार से स्पोर्स या लार्वा प्रेजेंट है तो उनके डीएनए को ये कंप्लीटली क्या कर देता है, आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन कर देता है और उसमें किसी प्रकार का पैथोजन जो है उसके अटैक से ये बचाने का काम करता है। फिर बारी आती है फ्रूट फ्लाई एंड किल द बैक्टीरिया एंड इंक्रीज द सेल्फ लाइफ एंड इट आल्सो कंट्रोल द मैंगो सीड वीविल, यानी कि मैंगो सीड वीविल का अटैक है उससे ये बचाता है। इसके अलावा फ्रूट फ्लाई को खत्म करता है और आपके बैक्टीरिया को भी किल करने का काम करेगा और साथ में जो फ्रूट की सेल्फ लाइफ होती है उसको भी बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि जब बैक्टीरिया किल हो जाते हैं या माइक्रोऑर्गेनिज्म्स किल हो जाते हैं तो डेफिनेटली फ्रूट की सेल्फ लाइफ ऑटोमेटिक बढ़ जाती है और आपका फ्रूट केवल और केवल यहां पर पकने के चलते ही खराब नहीं होता है, बल्कि कई बार इस प्रकार के माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के अटैक के चलते भी फ्रूट आपका खराब हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए यहां पर इरेडिएशन प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और इसमें मेनली जो इरेडिएशन आपके यहां पर यूज किए जाते हैं तो वो आपका कोबाल्ट 60 या केजीवाई के उनको हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल आपके यहां पर स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं। दूसरी बारी आती है जी हॉट वाटर ट्रीटमेंट, लेकिन उससे पहले बता देना चाहता हूं कि अगर हम आपका इरेडिएशन करते हैं तो उसमें किस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले डीसैपिंग करते हैं। डीसैपिंग का मतलब होता है कि आपके मैंगो के ऊपर या फ्रूट के ऊपर से जो भी आपका वैक्स है उसको हटाया जाता है। दूसरा उसको शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग करते हैं साइज के अकॉर्डिंग, और फिर आपका उसको वॉशिंग किया जाता है अकॉर्डिंग टू यूएसडीए स्टैंडर्ड, और फिर लास्ट में आप नेक्स्ट आपका डिपिंग इन द फ्रूट प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन फॉर 3 मिनट, यानी कि जो फ्रूट प्रिजर्वेटिव आपके सॉल्यूशंस होते हैं जो कि यूएसडीए स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं उनके अंदर डिप किया जाएगा, फिर उसकी एयर ड्राइंग की जाएगी और गामा रेडिएशन में उसको एक्सपोज किया जाएगा, फिर उसकी प्री कूलिंग की जाएगी 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 6 घंटे के लिए, और फिर उसको हम लोग जो है कंटेनर में आपका 10 से 11 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर के साथ और 85% ह्यूमिडिटी से ज्यादा के ऊपर उसको स्टोर कर देते हैं। और ये कंप्लीट प्रोसेस रहता है आपका इरेडिएशन का, या ये कह सकते हो पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग के अंदर मैंगो का। अब बारी आती है जी हॉट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में। तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आपके ग्रीन मैच्योर फ्रूट्स को 30 मिनट के लिए एक गर्म पानी के अंदर लगभग 52 से 55 डिग्री सेल्सियस का टेंपरेचर होता है उसका, उसमें हम उसको डिप करते हैं, जिससे इस टेंपरेचर के रेंज के चलते उसमें कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फंगस बैक्टीरिया है वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और एडिशनल बेनिफिट गेन फ्रॉम द हॉट वाटर ट्रीटमेंट इज रिमूवल ऑफ फेस लेटेक्स एंड डर्ट एडहेरिंग ऑन द सरफेस ऑफ मैंगो, यानी कि आम के ऊपर किसी प्रकार की कोई डर्ट यानी कि धूल है या फिर आपका जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स है या फिर किसी प्रकार से उसके ऊपर आपका कोई लेटेक्स बच जाती है, कोई वैक्स बच जाती है, तो उसको भी कंप्लीटली क्या करेगा, रिमूव करेगा। और नेक्स्ट आपका है प्री कूलिंग। प्री कूलिंग क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है कि आपके फ्रूट को मतलब एडिशनल हीट से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी फ्रूट को
मतलब क्या करते हैं, आफ्टर रिटार्ड द राइपनिंग ऑफ फ्रूट एंड हार्वेस्टिंग एंड कूलिंग ऑफ फ्रूट नॉट ओनली एक्सटेंड स्टोरेज लाइफ बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंज बट आल्सो रिटार्ड द माइक्रोबियल ग्रोथ। यानी कि आपके फ्रूट को हम लोग क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद आपका इथाइलिन जो गैस के चलते, क्योंकि फ्रूट आपका पकना शुरू हो जाता है, तो अगर हम इसको एकदम से प्री कूलिंग करते हैं तो उससे फायदा ये हो जाता है कि तो फ्रूट आपका जल्दी से पकता नहीं है, उसकी जो इंटरनल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, और जिसके चलते आपका फ्रूट एक तो जल्दी पकेगा नहीं, उसके अंदर फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी जल्दी से नहीं आएगी, और फ्रूट आपका गलना भी मतलब आसानी से नहीं गलेगा। और शॉर्ट टर्म स्टोरेज एंड ड्यूरिंग ट्रांजिट प्रोसेस 10 डिग्री सेल्सियस इज एडिक्वेट टू मिनिमाइज द decay of fruit and storing at high temperature causing the rapid moisture loss and flavor deterioration and the resulting in the decay of fruit, and it is preferable to store fruit at the 10 to 12 degree Celsius their optimum relative humidity of the 90%। ठीक है, अब यहां पर बताया जा रहा है कि 90 से 95% ह्यूमिडिटी के ऊपर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम उसको ऑप्टिमली स्टोर कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि फ्रूट की क्वालिटी बनी रहे। अगर हम ज्यादा टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे तो मॉइस्चर लॉस हो जाएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा, और उसकी क्वालिटी भी आपकी डिटेरियोरेट हो सकती है, खराब हो सकती है। अब बारी आती है जी नेक्स्ट यहां पर ग्रेडिंग के लिए। जो मैंने अभी आपको कहा था कि ग्रेडिंग हम लोग करते हैं, तो इसमें आपका अलग अलग साइज के आधार पर जो फ्रूट का साइज कितना है, तो अगर 300 प्लस है तो उस केस में ए प्लस ग्रेड में रखा जाता है, 250 से 300 के बीच में है ग्राम आपका साइज तो ए ग्रेड में, और उसी प्रकार से 225 के 250 के बीच में है तो बी ग्रेड, 200 से 225 के बीच में सी ग्रेड, और 175 से आपका 200 के बीच में डी ग्रेड होती है। और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अकॉर्डिंग ये आपके क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, या फिर आपके ये कह सकते हो कि आपका जो ग्रेडिंग है उसका एक साइज यहां पर दिया गया है। बारी आती है जी कंज्यूमर सेफ्टी मेजर्स के लिए। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे देश के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट, एक तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को आपका इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ट्रेसेबिलिटी नेटवर्क यहां पर किस प्रकार से उसको डेवलप किया गया है, उसके पेरेंट्स कौन से हैं, कहां पर किस कंडीशन के तहत उसको डेवलप किया गया है, और आपकी रेजिड्यू मॉनिटरिंग प्लान भी यहां पर आपका इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसका मेन टारगेट ये है कि फूड सेफ्टी को इंश्योर किया जाए और प्रोडक्ट रिकॉलिंग ड्यूरिंग द इमरजेंसीज एंड देयर आफ्टर मेंटेन एक्सपोर्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ताकि आपके एक्सपोर्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को हम लोग मेंटेन कर सकें। अब इतना कुछ करने के बाद भी हम लोग ये आपके इतनी बड़ी कोताही या फिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों झेलनी पड़ती है, क्योंकि कारण ये होता है कि भाई देखो हमारे ना देश के अंदर सिस्टम बड़ा लेथार्जिक है, और हम लोग इन सेफ्टी मेजर्स को लेकर ये रहते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर क्या फर्क पड़ेगा, और इस प्रकार से फर्क पड़ता है। दूसरे देशों में इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न होता है, हम लोग बड़ा मतलब नॉर्मली इस चीजों को ले लेते हैं, लेकिन दूसरे देशों में इस प्रकार की कंडीशंस को फॉलो नहीं किया जाता। और आज लगभग 1000 प्लस मैंगो वेराइटीज हमारे देश के अंदर डेवलप की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, और ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ कमर्शियली कल्टिवेटेड, यानी कि इनमें से बहुत कम ऐसी है जो कमर्शियली तौर पर कल्टिवेट की जाती है। एंड मैंगो वेराइटी डिफर बेस्ड ऑन द क्लाइमेट, सॉइल, इको जियोलॉजिकल कंडीशंस and regional characteristics, like northern and eastern variety usually late bearing, southern and western varieties these are the early bearing, and some southern varieties produce the fruit throughout the year, यानी कि कुछ southern varieties ऐसी हैं जो आपकी पूरे साल भर फ्रूट आपको देती है। अब बारी आती है जी मेजर जो आपके मैंगो प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, तो यूपी, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु आपके मेजर स्टेट्स हैं। और यूपी जो है 2023-24 के अंदर फर्स्ट रैंक पर था 26.75 नेशनल प्रोडक्शन के साथ या शेयर परसेंटेज आपके साथ। और आज आपको बताना चाहता हूं कि हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी भी यहां पर आपको यूपी के अंदर भी देखने को मिलेगी। अब बारी आती है मैंगो एक्सपोर्ट की क्या सिचुएशन है, तो 2024-25 के दौरान भारत से आपका केसर, अल्फांसो और दशहरी और बैंगनपल्ली और तोतापुरी वैरायटीज को मेजरली आपका 150 कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया गया था। और बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो आपका यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर एक्सपोर्ट किया गया था, लगभग 12,897 मैट्रिक टन आपका जो मैंगो है वो एक्सपोर्ट किया गया था, क्योंकि डिमांड है एक तो वहां पर लार्ज इंडियन एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन, क्योंकि भारतीय पॉपुलेशन वहां पर बहुत ज्यादा रहती है, और इंडियन यूएई जो ट्रेड रिलेशंस है वो काफी अच्छे हैं, और फास्ट शिपिंग कनेक्टिविटीज यहां पर है, और हाई समर डिमांड ड्यूरिंग द गल्फ कंट्रीज। एंड मेजर वेराइटीज आपकी अल्फांसो, केसर, बैंगनपल्ली, जो वेराइटीज मैंने बार बार मेंशन की है वही वेराइटीज आपकी यहां पर आएंगी। दूसरा आपका कंट्री यहां पर यूनाइटेड किंगडम है, जहां पर आपका लगभग 4367 आपका मैट्रिक टन मैंगो एक्सपोर्ट किया जाता है हमारे देश से, जो कि मेनली लंदन, आपका लेसेटर या फिर आपका ब्रिमिंगम इन कंट्री इन स्टेट्स के अंदर आपकी ज्यादा डिमांड रहती है यूके के अंदर। उसके बाद आपका नेपाल है, नेपाल के अंदर लगभग 3329 आपका मैट्रिक टन मैंगो भेजा गया था, ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के चलते, लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के चलते और डिलीवरी फास्टिंग के चलते यहाँ पर आपका जो है प्रोडक्ट खराब जल्दी नहीं होता है। और फिर उसके बाद यूएसए के अंदर भी लगभग 2138 मैट्रिक टन आपका मैंगो एक्सपोर्ट किया जाता है। और प्रेजेंट टाइम में ब्रॉडर मैंगो रिलेटेड ट्रेड कैटेगरीज क्लोज द 9400 मैट्रिक टन इन द 2024, एंड डिमांड ड्रिवन बाय इंडियन एंड साउथ एशियन डायस्पोरा एंड प्रीमियम फ्रूट रिटेलर्स एंड देयर आफ्टर ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ द
ट्रॉपिकल फ्रूट्स। एंड देयर आफ्टर अगर हम बात करें तो कुवैत के अंदर भी लगभग 1260 मैट्रिक टन, और ओमान के अंदर भी 1238 मैट्रिक टन, और नेक्स्ट आपका है कतर जहां पर 1194 मैट्रिक टन मैंगो जो आपका है एक्सपोर्ट किया गया था। अब बारी आती है जी इंपॉर्टेंट नोट, तो यहां पर लगभग हमारे देश से 150 कंट्री के अंदर क्या है कि आज मैंगो एक्सपोर्ट किया जाता है, और कारण है क्योंकि एक तो प्रेजेंट टाइम में इन कंट्रीज के अंदर, खास गल्फ कंट्रीज की बात करें तो वहां पर आपकी पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसके चलते हमारे आम की जो मांग है वो अधिक रहती है। और दूसरा क्योंकि देखो क्वालिटी भी अगर देखोगे तो आप कई वेराइटीज होने के कारण, उनकी डाइवर्सिटी अच्छी होने के कारण, तो आपकी वेराइटीज में क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। लेकिन जब पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट या प्रॉपर आपका क्वालिटी मेजर्स को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली डिमांड कम होगी। तो यही हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि आपका कम से कम क्वालिटी पैरामीटर्स को हम लोग जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, तो हम लोग डिमांड करना ही बंद कर चुके हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज तो सुनना लायक ही बंद हो चुके हैं आजकल। तो एफडब्ल्यूएसआई के द्वारा मैंने सुना था कुछ दिन पहले कि अभी रिसेंटली जो लोगों ने उनके ऊपर क्वेश्चन खड़े किए उनके ऊपर उन्होंने एफआईआर करवा दी है। तो सबसे बड़ी शर्म की बात है कि जहां आपको सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स को लेकर अगर कोई एक्सपोज करता है तो आपको एक्शन लेने में आसानी होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आप उन लोगों के ऊपर एक्शन लेते हो कि वो आवाज कैसे उठा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश की। लेकिन चलो आने वाले समय में शायद हम लोग इंप्रूव करेंगे, सुधार करेंगे, लेकिन देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हम लोग आपके कॉमन सेंस के मामले में या फिर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके मामले में काफी हद तक दूर भागते जा रहे हैं। हमारी जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए, जिम्मेदारी जो लेनी चाहिए, उन जिम्मेदारियों से हम लोग दूर इसलिए भागते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इन जिम्मेदारियों को लेने से शायद हमारा जो मुनाफा होगा वो कम हो जाएगा। आज जिस प्रकार से देश के अंदर वैश्विक स्थिति के चलते आपकी खराब एक इकोनॉमिक और कहीं ना कहीं महंगाई का दौर बढ़ चुका है, तो मुनाफाखोरी वहां पर आपकी लगातार बढ़ती जा रही है, और उसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे देश के नेताओं का है। डायरेक्टली बोलता हूं, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर राज्य के अंदर आप लोग देखोगे जहां पर आपकी अलग अलग सरकारें हैं वहां पर भी आपको ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलेगी। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि चाहे वो राज्य सरकार हो या देश की सरकार हो, इन लोगों को आपका कम से कम हमारे देश के स्वास्थ्य को लेकर, हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर, फूड इन्फ्लेशन को लेकर अच्छे खासे प्रिकॉशंस मेजर फॉलो करने चाहिए और समय पर मेजर्स लेने चाहिए। अदरवाइज आने वाले समय में देश की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी होगी और हम लोग बहुत सारी समस्याओं के साथ, खासकर स्वास्थ्य समस्याओं के साथ जूझ रहे होंगे। और देश के अंदर केवल आपका फ्रूट ही नहीं है, बल्कि वेजिटेबल्स या फिर जो आपका खाना खाया जाता है उसमें पनीर, दूध, हर प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स में आपको बहुत सारे जो है एक प्रकार से इन्फेक्शंस या ये कह सकते हो अनहाइजीनिक कंडीशंस के अंदर उनको डेवलप करता हुआ देख लेंगे, या फिर एक प्रकार से आपका जो अननेचुरल कंडीशन के अंदर सिंथेटिक जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाते हुए आपके जो है बहुत सारे लोग दिख जाएंगे। और ये जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनको हम लोग बहुत माइनर क्वांटिटी में पकड़ते हैं। और आप सोच के देखो कि जब हमारे देश के अंदर पनीर की जितनी डिमांड है उसका 40% भी प्रोडक्शन हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 100% डिमांड हम लोग पूरा कर पा रहे हैं। तो कैसे ये जो एनालॉग पनीर है या फिर आपका सिंथेटिक पनीर है उनको बनाकर मार्केट के अंदर उतारा जाता है और हाई प्रॉफिट वहां से अर्न किया जाता है। तो बड़े शर्म की बात है हमारे देश के लिए। और जहां पर इस प्रकार से आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर फूड प्रोडक्ट्स को जब आपका एक प्रकार से बिजनेस का सहारा बनाया दिया जाने लगे तो वो एक देश की स्थिति को कहीं ना कहीं आकलन के रूप में दिखाता है कि हम लोग किस प्रकार से किस बदतर स्थिति में जा रहे हैं। तो इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं इसी प्रकार के और इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।